इतिहास एक कहानी। यह एक नई सीरीज की शुरुआत है जिसमें इतिहास को आसान से आसान भाषा में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली सीरीज में हमने इतिहास का रिवीजन पढ़ा है। वह सीरीज उसके लिए जो पहले से इतिहास पढ़ चुके हैं। उसमें हर वीडियो 4 से 5 मिनट का है। उसका एक प्लेलिस्ट भी है जिसका नाम विकास गिरी हिस्ट्री क्लास इन शॉर्ट है। उस सीरीज को रिवीजन के लिए बनाया गया है। 2 घंटे क्लास को स्पीड करके 5 मिनट में किया गया है ताकि पढ़े हुए लोगों का रिवीजन हो जाए। लेकिन इस सीरीज में हम पूरे इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्यादा भूमिका न बांधकर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। पहला, इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के महत्वपूर्ण संग्रह को इतिहास कहते हैं। अर्थात सामान्य जीवन जीने वालों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं। यह जीवन एक तरह से दिनचर्या है। यदि आप अपने परिवार, खानदान और कुल का नक्शा बदल देते हैं तो ये आपके जीवन का हाईलाइट कहलाएगा। यह भी इतिहास नहीं है। मर्डर कर देना, दंगे करना, ये आपके जीवन का अपराध हो सकता है, घटना हो सकता है, लेकिन यह भी इतिहास नहीं है। देखिए, इतिहास का एक सीधा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आप बहुत ही बेहतर ढंग से सफल हो जाते हैं, तब आपकी वजह से आपके पूरे कुल का नाम गौरव हो जाता है। साथ ही में जो आपके साथ प्रतियोगिता में हार गए उनका भी नाम आपसे जुड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इतिहास भी है। कोई महान राजा हुए, उन्होंने जिसे हराया वह भी इतिहास में आएगा। उनके मित्र राज्य, उनके सेनापति, प्रशासन, उनके दुश्मन राज्य आदि, इनकी चर्चा कम होगी लेकिन होगी जरूर। यह तो हो गया इतिहास का परिभाषा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हेरोडोटस प्राचीन ग्रीस के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म 484 ईसा पूर्व आज के तुर्की के बोड्रम में हुआ था। हेरोडोटस ने अपने यात्रा के द्वारा मिले अनुभव और सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी, जो उन्हें इतिहास का पहला बड़ा संग्रहकर्ता और कथाकार बनाती है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन था धरती पर पहला मानव। हर धर्म में अलग अलग बात कही जाती है मानव की उत्पत्ति को लेकर। जैसे इस्लाम के हिसाब से पहले व्यक्ति आदम थे और सनातन धर्म के हिसाब से पहले व्यक्ति मनु थे। लेकिन हम धार्मिक मुद्दों पर जोर न डाल के वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। यदि इस बात का जवाब जानना है तो हमें हिम युग के बारे में जानना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 5 बड़े बड़े हिम युग आए हैं। हिम युग में लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ के चादरों से ढक जाती थी। इसकी मोटाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक होती थी और इसकी अवधि कई लाख वर्ष तक होती थी। आखिरी हिम युग की शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व में हुई थी और यह लगभग 14,000 ईसा पूर्व में अपने चरम सीमा पर था। इसका नाम क्वाटरनरी हिमयुग दिया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आखिरी हिमयुग अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अपने अंतिम चरण पर है। इसका पता हमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ के मोटे चादरों से चलता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि क्वाटरनरी हिमयुग अभी चल रहा है, लेकिन यह अपने अंतिम चरण में है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हिमयुग लगभग हर 1 लाख साल बाद आता है और भविष्य में आना इसका तय है। इस क्रम में देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में और इतने लंबे समय तक सर्दी झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। हर हिमयुग में लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाती है और कुछ ही प्रजातियां इस अवस्था में जीवित रह पाती हैं। उन्हीं में से हम भी हैं। हमारे पूर्वज होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य या चतुर मनुष्य। होमोसेपियंस का शुरुआती ढांचा एक चिंपांजी की तरह था, लेकिन वातावरण और समय के अनुकूल बदलता गया और आज हम मनुष्य जानवरों से भिन्न दिखते हैं। इतिहास के इस सीरीज में हम इसी बदलाव को पढ़ेंगे और इंसान ने कैसे सरवाइव किया इस आखिरी हिमयुग के बाद यह भी जानेंगे। इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले एडी और बीसी को समझना होगा, यानी ईसा पूर्व और ईसवी। आज पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। ईसा मसीह के जन्म के दिन से इसकी शुरुआत होती है। मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के 20 साल बाद किसी राजा का जन्म हुआ तो हम कहेंगे कि 20 ईस्वी में इस राजा का जन्म हुआ। वहीं ईसा मसीह के जन्म के 20 साल पहले किसी राजा की मृत्यु हो गई तब हम कह सकेंगे कि 20 ईसा पूर्व किसी राजा की मृत्यु हो गई। भारत में ब्रिटेन ने यह कैलेंडर 1752 में लागू किया था। तब से सभी सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही हो रहे हैं। वहीं आजादी के समय भी कैलेंडर को जारी रखने या उसकी जगह हिंदू कैलेंडर को अपनाए जाने पर गहन मंथन हुआ, लेकिन अंततः भारत सरकार ने ग्रेगोरियन के साथ हिंदू विक्रम संवत को भी अपना लिया। पर सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। इसके पहले भारत में विक्रम और शक संवत चलता था, जो ईसा मसीह के जन्म के 58 और 78 साल पहले से चलता है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसे आसान रूप देने के लिए कई भागों में बांट देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। उसी तरह इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को बढ़िया से समझेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, अर्थात मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के समय को प्राचीन काल में रखा गया है। इस समय मानव पूरी तरह से पत्थर पर आधारित था, क्योंकि पत्थर की गुफाओं में रहता था। फल, मूल और शिकार के लिए भी पत्थर का ही उपयोग करता था।
ज्यादा पत्थर के उपयोग के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। अब आगे देखते हैं, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल, यह तीनों एक ही हैं। देखिए, पाषाण काल बहुत लंबे समय तक था, जिस कारण इसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के समय और घटनाओं को पूरा पाषाण काल में रखा गया। इस समय मानव आखेटक था, यानी कि शिकारी था। इस समय मानव ने आग पर नियंत्रण कर लिया था, मतलब कि मानव अब आग जलाने की विधि को जान चुका था। और पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग को ही माना जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था। इसका अर्थ है कि मानव एक जगह नहीं रहता था, शिकार के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। यह भी माना जाता है कि मानव फल और पेड़ की जड़ें खाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन कहीं कहीं यह भी जानने को मिलता है कि इस समय मानव जानवर का शिकार करते थे खाने के लिए। इस समय का मानव भोजन संग्रह करता, यानी कि खाना इकट्ठा करता था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की। पहले पूरे विश्व के इतिहासकारों का मानना था कि सबसे पहले मानव अफ्रीका और यूरोप में ही जन्मे थे। जब 1863 में पहली बार मद्रास चेन्नई के पास पल्लौरम में इन्होंने प्राचीन युग के पत्थर की कुल्हाड़ी खोज निकाली और यह साबित कर दिया कि सबसे पहले मानव भारत में ही थे। पूरा पाषाण काल में हथियार के रूप में हाथ की कुल्हाड़ी, भाले का प्रयोग होता था। दूसरा मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक के समय और घटनाओं को मध्य पाषाण काल में रखा गया है। इस समय हथियार छोटे हो गए, जिसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ छोटे और धारदार पत्थर होते थे। यह हथियार 1 से 8 सेंटीमीटर के होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में सेट किया जाता था। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता अंत्योष्टि कार्यक्रम था, अर्थात इस समय मानव ने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय मानव मृतकों को मिट्टी में दफना देता था और साथ ही में कुछ खाने पीने जैसी चीजें रख देता था, जिससे यह पता चलता है कि इस समय मानव किसी प्रलौकिक शक्ति को मानता था। मध्य पाषाण काल में हिमयुग का अंत होना प्रारंभ हो गया था, जिस वजह से वनस्पति का विकास हुआ, पेड़ पौधे आने लगे। इसलिए मानव अब शिकार के साथ आहार के रूप में जंगली पेड़ पौधों को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने लगा। मध्य पाषाण काल के अंत में मानव को खेती का भी कुछ ज्ञान होने लगा था। तीसरा नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के समय और घटनाओं को नव पाषाण काल में रखा गया। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि पहिए की खोज थी। इसमें मानव अपने शिकार को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकता था। नव पाषाण काल में मानव खेती करना चालू कर दिया था। सबसे पहली खेती गेहूं और जौ की गई थी, जो कि आज के पाकिस्तान में सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच में है। यह खेती 7,000 ईसा पूर्व में की गई थी, लेकिन दावे के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि यह सबसे प्राचीन खेती है। इसके पहले मेसोपोटामिया में खेती का साक्ष्य मिला है। यह 10,000 से 12,000 ईसा पूर्व का है। यहाँ भी गेहूं और जौ की ही खेती होती थी। नव पाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास चालू कर दिया था तथा कुत्ते के अलावा गाय, भेड़, बकरियां आदि पशुओं को पालने लगा था। नव पाषाण युग में मनुष्य भोजन संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक बन गया, अर्थात इसके पहले मानव जीवन यापन करने के लिए भोजन को इकट्ठा करता था, लेकिन अब खेती करना चालू कर दिया था। अनाज रखने के लिए मनका बनाना प्रारंभ कर दिया था। कृषि के आगमन के साथ लोगों को अपने अनाज का भंडारण करने के साथ साथ खाना पकाने, पीने के पानी की व्यवस्था करने और तैयार उत्पाद खाने की आवश्यकता हुई। इसलिए मिट्टी के बर्तन पहली बार नव पाषाण युग में ही दिखाई दिए। उस काल में मिट्टी के बर्तनों को भूरे बर्तन, काले जले हुए बर्तन और चटाई से प्रभावित बर्तन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इन बर्तनों को मृतभांड भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोट्री कहते हैं। यह मिट्टी से बने बर्तन और अन्य वस्तुएं होती हैं। मृतभांड का निर्माण विभिन्न प्रकार की मिट्टी को आकार देकर और फिर से उसे भट्टी में पकाकर किया जाता है। ये बर्तन विभिन्न आकारों और उपयोगों में होते हैं, जैसे कि पानी रखने के घड़े, खाना पकाने के बर्तन, भंडारण के बर्तन और सजावटी वस्तुएं। नव पाषाण काल के बाद तांबे की खोज हो गई, जिस वजह से इस अवधि को ताम्र पाषाण युग कहा गया। अब धीरे धीरे मानव पत्थर के औजार के जगह पर तांबे और पत्थर का उपयोग करने लगा। ताम्र पाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत तक में रखा गया है। या यह भी कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अवधि ताम्र पाषाण काल से अधिक है। ताम्र पाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत तक में रखा गया है। या यह भी कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अवधि ताम्र पाषाण काल से अधिक है। ताम्र पाषाण काल को ही चाल्कोलिथिक काल भी कहते हैं। चाल्को का अर्थ ताम्र होता है, यानी कि तांबा, और लिथ का अर्थ पत्थर होता है। यह मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। इस समय अधिकांश लोग ग्रामीण थे। यह पहाड़ों तथा नदियों के पास रहते थे। इस काल में भी लोग शिकार, कृषि तथा मछली पकड़ने पर आश्रित थे। इस समय काले और लाल मिट्टी के मृदभांड प्रचलित थे। इसके अलावा गैरिक मृदभांड भी प्रचलित था। ताम्र पाषाण काल के समकालीन ही हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बारे में अगली क्लास में विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।